मैं प्रभात कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं MKAB एकेडमी के YouTube चैनल पे। जैसे कल हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, इसमें हमारे पास टॉपिक था दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास किस प्रकार से रेखाएं होती है, कैसे दी जाती हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कल डिस्कस किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या था, जैसे हमारे पास था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कौन से हमारे पास समीकरण संगत होते हैं और कौन से असंगत होते हैं। इस पे हमने डिस्कस किया था, असंगत और संगत के लिए हमने डिस्कशन किया था। और इसके बाद इसमें हमने दो तरीके से डिस्कस किया। एक हमारे पास था कि यहाँ पे हमारे पास एक हल लगता है, यानी अद्वितीय हल के लिए हमने डिस्कस किया कि अद्वितीय हल, और फिर हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे अनंत हल लगता है, अनंत हल। और असंगत में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे कोई हल नहीं रखता है, जैसे कोई हल नहीं होगा। इस पे हमने डिस्कस किया। हमने कहा अद्वितीय में जो हमारे पास था वो था हमारे पास A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। यहाँ से सीधा बहुविकल्पीय में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का आपको जो फार्मूला या सूत्र पूछा जाएगा वो इस प्रकार से होगा, ये जहां भी दिखेगा उसको आपको टिक करना होगा। फिर आपसे कहते कि निम्नलिखित में से अनंत हल किसका होगा। तो अनंत हल के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे में B2 बराबर होगा C1 बटे में C2। और इसके लिए ये होगा कि ये हमारे पास अनंत हल लगता है, कोई हल नहीं रखता है। इसके लिए होगा A1 बटे में A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे में B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे में C2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका अनंत हल होगा। तो ये आपका A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 अगर देखने को मिलता है तो आप वहां पे टिक कर देंगे। आगे देखते हैं क्या होगा कि अगर अद्वितीय है तो इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये बताइए एक हल किसका होगा। तो ये सिर्फ एक ही हल होगा, एक ही हल होगा इसका। या आपसे ग्राफ पूछेंगे कि किसका ग्राफ कैसे होगा। तो आप ग्राफ बताइएगा किसका प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और अगर आपसे अनंत हल का ग्राफ पूछता है तो इसमें रेखाएं कैसी होती है। इसमें रेखाएं संपाती होती हैं, जिनको हम संपाती रेखा कहते हैं, संपाती रेखा होती है। और अगर पूछा जाए कोई हल नहीं इसमें रेखा कैसा होगा तो इसमें समांतर रेखा होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है और कैसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है और कैसे आएगा। जैसे हमारे पास सवाल दिया गया है, कहेगा ये बताइए, जैसे सवाल हमें दिया है, कह रहा है कि 2x या मान लीजिए 2x ना दे करके जनरल रूप में दिया जाए 1x और प्लस में हमें दिया जाए b यानी 1x दिया जाए और ये b1y दिया जाए प्लस c1 बराबर 0 दिया हो। और दूसरा हमें समीकरण दिया हो a2x प्लस में b2y और प्लस में हमें दिया गया हो c2 बराबर 0 दिया गया हो। और आपसे कह रहा हो कि निम्नलिखित में से अद्वितीय हल होगा। निम्नलिखित में से अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे दिया गया हो अद्वितीय हल होगा। और आपके पास ऑप्शन दिया गया, जैसे क्वेश्चन है आपके पास ऑप्शन दिया गया है A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि हमारे पास A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। तीसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि यहाँ पे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, ये नहीं है। इसके बाद चौथा आपको दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो
अब आप जानते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है a1/a1x b1y प्लस c1 जो लिखा हुआ है, और जो दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 जो लिखा हुआ है, इनमें से अद्वितीय हल का कौन सा होगा। अब अद्वितीय हल आपको छांटना है कि कौन सा जो हमारे पास दिया गया है उसमें अद्वितीय हल के लिए सही होगा। तो जैसे आपने पढ़ा है कि ये वाला ऑप्शन हमारे पास अद्वितीय हल के लिए होता है, लिखे दे रहे हैं, ये अद्वितीय हल के लिए हमने पढ़ा हुआ है, ये अद्वितीय हल के लिए पढ़ा हुआ है। ये जो हमने पढ़ा हुआ है ये पढ़ा अनंत हल होंगे, अनंत हल। और इसके बाद जो ये हमने पढ़ा इसमें हमारे पास कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो एक हमने क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन से आपके पास 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। 3 क्वेश्चन तैयार कैसे हुए, जैसे इस तरीके से दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ द्वितीय की जगह लिख देता कि निम्नलिखित में से अनंत हल किसका होगा। तो अनंत हल के लिए आप क्या लिखते, ये वाला आपके पास सही होता। अगर यहीं पे आपसे अद्वितीय की जगह लिख देता इसमें से कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो ये वाला आपके पास सही होगा। अब इसने अद्वितीय लिखा था तो ये वाला हमारे पास सही होगा। इनमें से कोई नहीं तो ये 3 होते ही हैं, तो इनमें से कोई नहीं होने का कोई चांस ही। किसी जगह पे आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए अद्वितीय, मान लीजिए आपको हटा करके और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि यहाँ पे समांतर रेखा किसका होगा। समांतर अगर पूछ ले कि समांतर रेखा होगा तो समांतर रेखा किसका होता है, जिसमें कोई हल नहीं होता, ये वाला जिसमें कोई हल नहीं होगा, इसी का समांतर रेखा होगा। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि इसी का हमारे पास समांतर रेखा का भी पूछा जा सकता है, तो ये समांतर रेखा होगा। यहीं पे समांतर की जगह पे पूछ ले कि प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, तो अगर प्रतिच्छेदित रेखाएं पूछी जाती हैं तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, ये हमारे पास प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, ये हमारे पास प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और अगर यहीं पे हमसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि हमारे पास, जैसे हमने कहा समांतर रेखा होगा, हमने कहा प्रतिच्छेदी, यहीं पे पूछ लिया जाए संपाती रेखाएं कौन सी होंगी, तो ये हमारे पास संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। तो ये थे इतने टाइप से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। और 2 नंबर का सवाल ये आपके फिक्स है कि 2 नंबर का सवाल यहाँ से बहुविकल्पीय में आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कीजिएगा कि आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि आपसे हो सकता है रेखाएं पूछ ले, हो सकता है हल पूछ ले, हो सकता है इस तरीके से फार्मूला पूछ ले। कल हमने डिस्कस किया था कि हम वैल्यू को कैसे निकालते हैं, किसी का मान कैसे निकालते हैं, वो आपने कल देखा होगा। आज आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे सवाल हैं आपके एक्सरसाइज में और आप उसको हल कर लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं और आगे हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि इसी में दूसरे टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। अब इसी में हमारे पास हल करने के लिए एक तरीका ये था जिससे हम मान निकालते हैं। एक दूसरा तरीका है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, आपने 8 में पढ़ा हुआ है, 7 में आपने पढ़ा हुआ है, उसी को एक बार इन्होंने यहाँ भी दिया है और उसको भी रिवीजन के तौर पे दिया गया है और उस पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। जैसे आपने 2 हमारे पास समीकरण पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए 2 रैखिक हमारे पास 2 युग्म चर समीकरण है, जैसे a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरा हमारे पास a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0 है। जहाँ पे हम जनरल रूप में कभी कभी लिख के आता है तो लिखा होता है ये कामा b जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा, ये और b क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। c भी हमारे पास वास्तविक होता है, लेकिन ये लिखा होता है कि a और b जो हमारे पास है ये 0 नहीं होंगे। अगर a और b का मान बाई चांस 0 हो जाता है तो फिर वो हमारे पास 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण नहीं रह जाएगा। इसलिए 2 चर का मतलब 2 चर होने अनिवार्य है और a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर c बाई चांस 0 भी हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही रहेगा। मान लीजिए c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाता, ये मान लीजिए 0 है, तभी ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसलिए यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बाई चांस c अगर 0 है तो ये 2 चर वाले नहीं होंगे। अब देखिए इनको हल कैसे करते हैं, इसके हल करने की विधियां कितनी हैं। ये 2 चर वाले रैखिक युग्म को हल करने की हमारे पास 4-5 विधियां होती हैं, लेकिन आपके पास जो पहले था ग्राफ विधि
वो इस बार ग्राफ विधि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इस बार ग्राफ विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास विधि जो आता है वो आता है हमारे पास विलोपन विधि। इसको हल करने के लिए विलोपन विधि आती है। नंबर 1 विधि ये है जिससे आपको लिख करके देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप विलोपन विधि लगाओगे। अगर आपको दूसरा दे देता है कि यहीं पे प्रतिस्थापन विधि आती है कि आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हो, जैसे ये हमारे पास प्रतिस्थापन विधि आपको दे सकता है। या तीसरी विधि जो हमारे पास होता है वो है वर्ज्य गुणनखंड विधि। वर्ज्य गुणन विधि जो हमारे पास होती है, इस विधि की सहायता से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो इन विधियों में एक एक विधि पर डिस्कस करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि दो चर वाले रैखिक युग्म को हम कैसे हल करते हैं विलोपन विधि से, कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, कैसे हल करते हैं हम वर्ज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए देखते हैं, पहला ही हमारे पास विलोपन विधि, और विलोपन विधि से देखते हैं कि सवाल को हम कैसे हल करते हैं, क्योंकि तीनों में से आपसे पूछा जा सकता है, कोई एक विधि से आपसे पूछा जाएगा। यहाँ बहुविकल्पीय के भी सवाल बनते हैं, तो हम आपको बहुविकल्पीय की बताएंगे और हल करना भी आपको बताएंगे कि कैसे आप हल करोगे। तो देखते हैं कि हम कैसे इसको हल करेंगे। तो हम आते हैं अपने विलोपन विधि पे और एक एग्जांपल लेकर के इसको हल करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से ये हल होगा। देख लेते हैं क्या है हमारे पास विलोपन विधि के लिए। विलोपन विधि हमारे पास किस प्रकार से हल करने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो समीकरण दे दिया, उसने एक समीकरण दे दिया, मान लीजिए दो समीकरण दिया, एक लिखा उसने 2x, प्लस में लिखा 3y और प्लस में लिखा 5 और बराबर उसने लिखा 0, और एक समीकरण उसने दिया, मान लीजिए दिया 4x और प्लस में उसने दिया 3y दिया और प्लस में 6 बराबर में 0 दे दिया। दो समीकरण आपको वो देगा और यहां से कहेगा कि x और y की मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का जवाब से मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आपके पास तीन विधियां हैं, विलोपन विधि है, वर्ज्य गुणनखंड है, प्रतिस्थापन है। आप तीनों लगा सकते हो। अगर आपसे नहीं कहेगा कि किस विधि से आप ज्ञात कीजिए तो आप तीनों लगा सकते हो, लेकिन अगर आपसे कहता है कि नहीं इसी विधि से ज्ञात कीजिए तो फिर आपको उसी विधि से ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसी विधि से निकालोगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं विलोपन विधि पे, और विलोपन विधि पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से निकलेगा। हमने अभी आपको कहा अगर c की वैल्यू नहीं दिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम बात करें कि 2x + 3y, अगर ये हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता, तब भी हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण ही होता। अगर मान लीजिए यही वाला इस तरीके से ना लिख करके वो हमें इस तरीके से लिख करके दे देता, तब भी हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण होता। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, दो चर होने चाहिए। जैसे एक x है तो दूसरा y होना चाहिए, मतलब एक दूसरा हो और दूसरा दूसरा हो, तो उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। समीकरण में हमने पहले बताया कि बराबर में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, चाहे बराबर में 0 हो या बराबर में कुछ लिखा हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास रैखिक समीकरण होगा। अगर बराबर में हमारे पास कोई भी संख्या नहीं लिखा हुआ है या कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है तो हम उसको नहीं कहेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तब ये हमारे पास बहुपद हो जाएगा। और समीकरण में बराबर होना आवश्यक है। तो कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से ये समीकरण है कि बहुपद है, तो आपको अगर बराबर में मान लीजिए कोई अंक लिखा हुआ है, कोई अक्षर लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास समीकरण होगा। अन्यथा अगर नहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा होता 2x + 3y लिखा होता और आपसे कहता क्या होगा, और आगे मान लीजिए कोई इस तरीके से लिख देता, तो ये हमारे पास समीकरण नहीं होगा, ये हमारे पास बहुपद होगा। तो ये बहुपद का टॉपिक नहीं पढ़ा है, बहुपद का भी आपको पढ़ा देंगे कि किस प्रकार से बहुपद ज्ञात करते हैं। तो हम चलते हैं इस विधि पे और इस विधि से इसको हम निकालना सीखते हैं कि x और y का मान कैसे सीखेंगे। तीनों विधियां सीखेंगे इसी समीकरण को लेकर के कि विलोपन विधि से, वर्ज्य गुणनखंड विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हम x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। और अगर बहुविकल्पीय में आएगा तो हम 60 तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे कि कम समय में हम सवाल को सॉल्व कर सके, क्योंकि समय बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आप सॉल्व कर रहे हो तो समय बचाना भी बहुत जरूरी है। तो हम फिर बात करते हैं क्या होगा, आगे चलते हैं और इस पे हम बात करते हैं क्या होगा। ठीक है।
तो देखते हैं विलोपन विधि हमारे पास क्या है। कौन सी विधि विलोपन विधि के अंतर्गत हमारे पास रखी जाती है। तो विलोपन का मतलब होता है किसी एक को विलोपित कर दिया जाए, मतलब किसी एक को वहां से गायब कर दिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। अब गायब करने का मतलब है चाहे इस चर को गायब कर दे, इसकी वैल्यू निकाल ले, चाहे इस चर को गायब कर दे, इसकी वैल्यू निकाल ले, तो कुल मिला के विलोपित कर देना। यानी अब हम इनको विलोपित कैसे करेंगे ये हम देखना चाह रहे हैं। तो विलोपित करने का मतलब ये होता है कि इसमें या तो हमारे पास जैसे ये 2 दिया गया, 4 दिया गया, ये अचर है आपसे, इसी में चर और अचर, तो चर ये हमारे पास x और y चर हैं और 2 और 3 जो अंक में लिखा हुआ है ये हमारे पास अचर होता है। तो हम हो सकता है कि इस अचर को बराबर कर ले तो ये विलोपित कर दे, अगर ये अचर हम बराबर कर ले तो इसको विलोपित कर दे। तो हमने यहाँ देखा कि ये वाला जो हमारे पास दिया गया वैल्यू है ये वाला दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए बराबर है और चिन्ह अगर समान है तो हम एक चिन्ह को विपरीत करेंगे तभी कटेगा। कभी भी कोई चीज अगर आपको काटना है तो जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 3 लिखा हुआ है और दूसरे में भी मान लीजिए आपके पास प्लस में 3y लिखा हुआ है। देखो दोनों का चर समान होना चाहिए, नंबर 1 चीज, दोनों का चर समान होना चाहिए और दोनों का अगर अंक समान है मतलब अचर भी समान है तब आप काट सकते हो। लेकिन एक के पास प्लस चिन्ह होना चाहिए, दूसरे के साथ माइनस चिन्ह हो, तभी आप इसको काट सकते हो, अन्यथा आप इसको काट नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, एक का चिन्ह प्लस है तो दूसरे का अगर माइनस कर दे तो इस प्रकार से संख्या कट जाएगी। लेकिन दोनों का चर समान होना चाहिए, दोनों का अंक भी समान होना चाहिए, तभी हम इसको काट सकते हैं। विलोपन विधि में हम देखना चाह रहे हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि दोनों का चिन्ह अगर दोनों अंक समान, नंबर 1 बात ये ध्यान रखना है कि चर समान होने चाहिए, दूसरी बात ध्यान रखना अंक समान होने चाहिए, तीसरी बात ध्यान रखना है दोनों का चिन्ह विपरीत होना चाहिए। तो अब इसमें हमने देखा कि यहाँ पे दोनों अंक नहीं समान है, अगर हम चाहें तो इसको दोनों अंक को समान कर लें और चाहें तो ये तो समान पहले से ही है, चर भी समान है, तो हम इसका एक का चिन्ह बदल करके और लिख सकते हैं। तो इसको हल करने से पहले आपको लिखना होगा समीकरण नंबर 1 और दूसरे को लिखना होगा समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे हिंदी में लिखोगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, घटा क्यों रहे हैं दोनों को, घटाने पर, घटा इसलिए रहेंगे कि यहाँ पे चिन्ह हमारे पास दोनों समान था तो एक को विपरीत करने के लिए इसको हम घटा रहे हैं। तो देखिए इसको हम घटाएंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर वाला तो वैसे ही लिखा रहेगा और दूसरा वाला जो घटाएंगे उसके चिन्ह को हम बदलेंगे। जैसे मान लीजिए ये 4x आ गया, ये हमारे पास 3y लिखा हुआ, ये से लिखा है बराबर 0। देखिए इसको कैसे घटाएंगे, ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाएंगे, नीचे वाले के आधार पे लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ देखो कुछ नहीं है तो ये प्लस माना जाता है, यहाँ भी हो जाएगा। देखो ये प्लस होगा ये माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस चिन्ह को लिया जाएगा और इसके सामने के चिन्ह को लिया जाएगा, इसका मतलब -4 में से 2 घटाएंगे तो -2x यहाँ पे बचेगा। इसी प्रकार से इसके नीचे वाला चिन्ह लेंगे और इसके ऊपर वाला, तो देखिए -6 में से 5 को प्लस 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, यानी यहाँ पे हमारे पास -1 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाले तो ये हो जाएगा 2x और बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आपको पता है कि अगर इधर माइनस में बराबर के तो बराबर के उधर जाता है तो संख्या का चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। अब यहाँ पे x ये गुणा में लिखा हुआ है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आगे -1/2 आ गया। अब जब हमारे पास किसी एक की वैल्यू निकल आया है तो हम उस वैल्यू को ले जाकर के और किसी एक समीकरण में रख दें और y की वैल्यू भी हम निकाल लें, तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों मान मिल जाएंगे। तो देखते हैं उसमें कैसे रखेंगे। तो x बराबर -1/2 है, जिसमें आपको सरल पड़े उसमें आप मान रख दीजिए। मान लीजिए हमने पहले में रख दिया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखेंगे कि x बराबर -1/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब मान रख देंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास 2 है और इन 2 में यहाँ पे मान रख देंगे इसी जगह पे -1/2 हो जाएगा। प्लस में लिखा हुआ है 3y और प्लस में लिखा हुआ है 5 और बराबर में 0 है।
यहाँ से हम मान निकालेंगे। देखो इसको हम हल करें तो देखो 2 ये दोनों गुणा में और 1 बटे में लिखा हुआ, इन दोनों को काट देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -1 और प्लस में हो जाएगा 3y प्लस में 5 और बराबर में 0 हो गया। इसको और इसको हम उधर ले जाए तो हमारे पास इधर बचेगा 3y और इसको उधर ले जाएगा, देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये आ गया 3y और बराबर -5 में से 1 घटेगा -4 हो जाएगा। यहाँ y बराबर हो जाएगा -4 बटे में 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने x और y का मान निकाल लिया। x का मान ये आया है, y का मान ये आया है। लेकिन बाय चांस आपने निकाला और आपको कभी डाउट लग रहा है कि मान लीजिए गलत हमने निकाला है या हमने सही निकाला, तो उसको कैसे चेक कर सकते हो कि हमने सही निकाला है कि हमने मान को गलत निकाला है? क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है। आप पता चले आप पूरा लगाए और लगा के चले आए, पता लगे आपने गलत निकाला था तो आपका नंबर भी गायब हो जाएगा। तो हम इसको एक बार चेक भी करके आपको बता दें कि हमने जो मान निकाला है वो सही निकाला है कि गलत निकाला है। तो जो हमारे पास मूल समीकरण होता है, मूल समीकरण का मतलब ये हो गया कि जो हमने ये दो समीकरण लिया था, इस दोनों समीकरण में चाहे इसमें आप इस मान को और इस मान को ले जाकर के इसमें रख दीजिए और रखने के बाद आप हल कीजिए। अगर बराबर वाला ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपने मान सही निकाला है। अगर इसमें बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब आपने मान कहीं ना कहीं गलत निकाला है। तो हम उसको भी आपको चेक करके बताए दे रहे हैं कि मान हमने सही लिखा है कि हमने गलत लिखा हुआ है। तो इसको हम एक बार मिटा लें और देखते हैं कि एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है कि हमने गलत लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं x का मान हमारे पास लिखा हुआ है -1/2 लिखा हुआ है और इसको हम देख लेते हैं कि क्या होगा, सही है कि गलत है। तो समीकरण 1 में मान रखे दे रहे हैं, तो समीकरण 1 में जो हम रखेंगे देखो 2 है और x का मान आया है -1/2 आया है। इसके बाद हमने देखा 3 है और फिर y का मान हमारे पास जो आया है -4/3 आया है और बराबर में हमारे पास दिया गया है क्या, 0 +5 है और बराबर में हमारे पास दिया गया है 0। ठीक है, यहां जब हमने काटा तो 2 से 2 कट गया, -1 बचा। यहां काटेंगे 3 से 3 कट गया, -4। देखिए -1 यहां बच रहा है, यहां माइनस प्लस माइनस यानी ये 4 हो जाएगा, प्लस आपके पास 5 है और बराबर में 0 है। यहां देखिए 4 और 1 हो जाएगा -5 और ये हो गया +5 और बराबर हो गया 0। 5 -5 में से +5 जाएगा तो पता है 0 होगा और 0 बराबर 0। इसका मतलब हमने जो सवाल लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही आया है। और आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को आपने रफ में चेक कर लेना है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बहुत कम समय लगेगा और चेक करने से आपको ये रहेगा कि जो आपने लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया, उसका सही नंबर मिलेगा। अगर आपने जल्दबाजी में लगाया, माइनस का प्लस कर दिया, आंसर नहीं आया तो आप लगा के भी आओगे, आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार रफ में इसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। और आपको एक तरीका और बता दें, कभी भी आप जब भी लगाइएगा बोर्ड एग्जाम में तो एक इस तरीके से आपके पास अगर कॉपी है तो आप उस कॉपी में आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले आपका काम ये होगा कि जहां पाइएगा वहां मत गोदिएगा, बस गोदने का तरीका थोड़ा सा सीख लीजिएगा क्या होगा। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कॉपी है तो आप कॉपी का उतना हिस्सा यहाँ पे खींच लीजिएगा और वहां पे डाल दीजिएगा इस प्रकार से रफ कार। और रफ कार आप हमेशा दाहिने साइड में खींचिएगा, बाएं साइड में मत खींचिएगा। दाहिने साइड में आप डालिएगा रफ कार, यहाँ पे आप गुणा भाग जो भी करना है करिएगा और लास्ट में आप उसको इस तरीके से काट दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिएगा। और इधर आप पूरे सवाल को लगाइएगा, इधर मत काट पीट मचाइएगा, इधर आपको जितना मचाना होगा उतना मचाइएगा, इधर मत मचाइएगा। तो ये आप रफ कार ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को हमने देखा इधर रफ करते हुए इधर मत कीजिएगा, उधर रफ कीजिएगा, हमेशा दाएं साइड में आप रफ कार्य कीजिएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हमने विलोपन विधि पे डिस्कस कर लिया है, विलोपन विधि हमारे पास क्या होता है। एक बार और एक सवाल लेकर के आपको विलोपन विधि बता दें, इसके बाद हम फिर आगे चलते हैं क्या है कहानी। जैसे मान लीजिए एक सवाल और हमारे पास लिखा होता, मान लीजिए यहाँ लिखा होता 4x, अभी हमने 3y को हमने y के चर को बराबर किया था। मान लीजिए बराबर ना होता तो क्या करते, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है प्लस में 3 बराबर में 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 2x लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ये y है और यहाँ पे भी y लिखा हुआ है और प्लस में 5 लिखा हुआ है, बराबर में 0 लिखा हुआ है। अगर बाई चांस देखिए ये कहीं बराबर नहीं है,
ये दोनों चर तो समान है, ये चर समान है, लेकिन इनके अंक समान नहीं है। तो अब हम अंक को समान कैसे बनाएंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं कि अंक को कैसे समान बनाएंगे। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो हम इसको 4 अगर बनाना है तो हम किससे गुणा कर दें कि 4 बन जाए। तो हम इस पूरे समीकरण को अगर 2 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, ये हो गया 4, ये दोनों बराबर हो गया। हम अगर मान लीजिए x को बराबर नहीं करना चाह रहे, बहुत लोग x को बराबर नहीं y को करना चाह रहे हैं, तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो y में इन दोनों को बराबर करना होगा। तो देखिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि हम किससे गुणा करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एलसीएम, जो आपने पढ़ा होगा लासा, और जिसको आपको बराबर करना है उसका आप निकाल लीजिए लासा। तो अगर 2 और 3 का आप लासा निकालोगे तो कितना आएगा, आएगा 6। तो अगर आपके पास लासा आया 6, इसका मतलब दोनों को हमको बनाना है 6। अब दोनों को बनाना है 6, तो हम 2 को किससे गुणा कर दे कि 6 बन जाए, और 3 को किससे गुणा कर दे कि 6 बन जाए। तो इसलिए हम इन दोनों को, जिससे अब 2 को 3 से गुणा करें तो 6 बन जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो इस प्रकार से लासा निकाल के भी हम जान सकते हैं कि हम कैसे उसको बराबर करेंगे। लेकिन यहाँ हमें सरल पड़ेगा क्योंकि ये 4 पहले से और 2 हमको पता है कि इसको अगर 2 से गुणा करें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं, अगर इसको भी नहीं समझ में आए कि कैसे हम बराबर करेंगे, तो भाई इसका भी आप लासा निकाल लीजिए। 4 और 2 का जब आप लासा निकालोगे तो आपके पास लासा क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास 4। इसका मतलब ये 4 तो पहले से बराबर है। अब इसको 4 बनाना है तो पूरे समीकरण को हम गुणा कर दें 2 से और ये बन जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कैसे, इसको गुणा तो करना बता दिया, हम लिखेंगे कैसे उसको एक बार आपको हम बताए दे रहे हैं। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 आपको मानना है, पेपर में आएगा। इसको मानना है समीकरण नंबर 2 आपको मानना है। और आप समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास इस प्रकार से, तो चाहो तो आप समीकरण 2 को इन पे गुणा कर लो। तो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो आप लिख लीजिए कि समीकरण 2 को इस तरीके से लिख लीजिए, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो आप समीकरण 2 को अगर 2 से गुणा करोगे तो ये समीकरण बन जाएगा 4x, और फिर 2 यहाँ गुणा करोगे तो 3 दूनी 6y बन जाएगा, यहाँ गुणा करोगे तो ये 10 बन जाएगा बराबर 0, और इसको मान लो समीकरण नंबर 3 मान लो। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए। जैसे बराबर हो गया, देखो दोनों का चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो इसका मतलब हमको विपरीत करके ही हल करना पड़ेगा। और विपरीत करके हल करने के लिए हम क्या करें, एक को दूसरे से घटा दें। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 3 को, देखिए यहाँ 3 माना है तो समीकरण 3 को घटाने पर, और 3 को घटाने पर घटा के और इनको लिख देते हैं। कैसे घटाएंगे, जैसे ये 4x लिखा हुआ है, प्लस में 2y लिखा हुआ है, प्लस में 3 लिखा है, बराबर में 0 है। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 4x हो जाएगा, प्लस में 6y, प्लस में 10 और बराबर 0। हमने कहा घटाने के दौरान क्या होता है, चिन्ह को बदला जाता है। अगर ये चिन्ह प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ, देखो ये दोनों समान है, चर भी समान है तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस था कट गया। अब देखो ये चिन्ह को लिया जाएगा, इसका मतलब -6 आएगा, -6 में से +2 को निकालोगे तो कितना बचेगा, -4y बचेगा। इसी प्रकार से जब यहाँ हल करोगे तो -10 है, -10 में से 3 निकालोगे कितना आएगा, 7 आएगा, और बराबर में हो जाएगा इस प्रकार से 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल कर ले तो -4y, और हमने कहा अगर बराबर के इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 7। अब हम y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ y बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 और बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो एक तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, कोई जरूरी नहीं, चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे नीचे लगा लीजिए चाहे ऊपर लगा लीजिए, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमको आपको पता है कि जो y की वैल्यू है वो इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ये समीकरण तो हमने बनाया है अपने तरफ से। y की वैल्यू हमेशा मूल समीकरण में रखेंगे, जो समीकरण हमारे पास पहले से मौजूद था। तो अब y की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम पहले वाले में ही रख देते हैं, या दूसरे में चलिए रख देते हैं। इससे पहले हमने पहले में रखा था, हम दूसरे में रख देते हैं। तो y बराबर हमारे पास आया -7/4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास 2x दिया गया है, प्लस दिया गया है 3y,
और 3y का मतलब 3 और गुणे में हमारे पास आ रहा है -7/4 आया और प्लस में हमारे पास 5 आ रहा है बराबर में 0। इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो ये तो 2x हो गया, इसको ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया। 3 को देखो इससे गुणा करिए, कटेगा नहीं तो 3 से गुणा कर देंगे तो 7 × 21 हो जाएगा, 21/4 हो गया, प्लस में 5 और बराबर में 0 हो गया। इसको चाहो यहीं पे हल कर लो, तो ये ना हल करना तो इसको ले जाके हल कर लो, यहीं पे हल कर लेते हैं। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, इसका मतलब ये आ गया 21 और ये आ गया प्लस में 20 और बटे में हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये बराबर 0 है। और यहाँ पे 2x और ये 21 में से 20 घटाएंगे, 21 में से 20 अगर घटा देते हैं तो आता है हमारे पास -1 आ जाता है 4 और बराबर में हो जाएगा ये 0। इसको घर लेके चले जाए तो ये प्लस में हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा, देखो 2 गुणे में भाग में जाएगा तो 1/4 और 2 मिल करके 8 हो जाएगा। x का मान इस प्रकार से आ गया। देखिए यहाँ पे समस्या है आपके पास, किस प्रकार से सॉल्व करोगे तो इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर दे। देखो अगर आपकी इच्छा नहीं है इसको इस तरीके से सॉल्व करने की तो आपको क्या करना होगा, अगर देखो यहाँ 5 है, ठीक है, अब यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है और आपने पिछला पढ़ा हुआ है कि जब हर बराबर होता है तभी हम इसको कर सकते हैं या फिर हम कैंची गुणा कर सकते हैं। तो अगर आपको हर बराबर हो तो आप चाहो तो हर बराबर कर लो या आप कैंची गुणा कर लो। देखो ये एक प्रकार का भिन्न बन गया, ये एक प्रकार का भिन्न बन गया। इसको हल करना तो 4 को 5 से गुणा कर दो तो 5 × 20 हो गया और 21 को 1 से गुणा करोगे 21 हो जाएगा, बटे में 4 × 4 हो जाएगा और इस प्रकार से 21 में से 20 जब आप घटाओगे तो ये -1/4 आ जाएगा और इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हो। तो x का यानी y का मान -7/4 है और x का मान 1/8 आया। अब हमने आपको बताया इसको चाहो तो इस समीकरण में रख करके और चेक कर सकते हो कि सही आया है कि गलत आया। इस प्रकार से हम यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और विलोपन विधि लिख के आएगा तो आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं लिख के आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हो, तब आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होगे। अगर लिख के आता है पेपर में तो फिर आप वही विधि लगाइएगा, फिर दूसरी विधि मत लगाइएगा। और तरीके तो कई हैं लेकिन आपको सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब कोई मान होता है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो हम नया समीकरण बनाते हैं उसमें हम y की वैल्यू उठा के रख देते हैं तो मान निकालने में कठिनाई होता है और जल्दी मान भी नहीं निकलता। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि जो मूल समीकरण होगा हमेशा एक मान जो निकालेगा दूसरा निकालना होगा तो मूल समीकरण में रखिएगा, नए समीकरण में अपने तरफ से बनाए हुए कुछ भी समीकरण में मत रखिएगा, तभी आपका मान अच्छे तरीके से आएगा। अगर आपको चेक भी करना है तो आप बनाए हुए समीकरण में मत रख के चेक कीजिएगा, जो मूल समीकरण दिया होगा उसी में रख के चेक कीजिएगा। कभी भी उत्तर की जांच जो होती है वो छोटे क्लासों में होती है, बड़े क्लास में नहीं होती है। आप अगर हाई स्कूल का पेपर दोगे तो आप उत्तर की जांच अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो और उसको रफ में कीजिएगा और जो लिखने वाला होगा मेन पेज में उसको मत कीजिएगा। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। और ये हमारे पास विलोपन विधि था। विलोपन विधि इसी प्रकार से आपकी लगेगी, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो विलोपन विधि लग जाएगा। अब आप ये भी जानते होंगे कि ये इस तरीके से सवाल सिंपल नहीं पूछता है, वो जब पूछेगा तो कहेगा कि ये बताओ 2 अंकों की संख्या इतनी है, 3 अंकों की इतनी से गुणा कर दिया जाए तो एक समीकरण बनाओ, या दूसरा कहेगा कि इस तरीके की संख्या इससे गुणा करें तो दूसरा समीकरण बनाओ, फिर आपसे कहेगा x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो वो तरीके से सॉल्व करना होगा। तो हिंदी वाले जो सवाल आते हैं उसको भी हम लिख करके आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक चीजें यही होती हैं। अब हम एक बार देख लें कि जैसे हमने निकाला इस तरीके से आंसर आया, ये तो हमारे पास लिखने वाला था, लेकिन अगर बहुविकल्पीय में आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो हम इतना बड़ा लगा के तो बहुविकल्पीय नहीं सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास कैसे होगा, इसी सवाल को हम आपको बताया दे रहे हैं कि आप बहुविकल्पीय में रख करके कैसे सॉल्व करोगे। तो हम बहुविकल्पीय वाला भी बताया दे रहे हैं ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए। क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास लिखा होता और बहुविकल्पीय में आ जाता तो हम कैसे सॉल्व करते। तो अगर हमारे पास बहुविकल्पीय में आ जाए और हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हो, जैसे 4 ऑप्शन का मतलब जैसे ये ऑप्शन हमें दिया गया है, पहला ऑप्शन x का मान दिया गया है 4 और y का मान मान लीजिए दिया गया है 3/2, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अगर हमको दिया गया है कि x का मान हमारे पास -5/2 है और y का मान लीजिए हमारे पास 5 दिया गया है। अगर थर्ड ऑप्शन हमें दिया जाता है, मान लीजिए x का मान दे दे 2/3
और y का मान अगर वो हमें 6 दे दे, और इस प्रकार से अगर मान लीजिए बटे में ना होता, दोनों ऐसे ही होता, यानी x का मान 2 होता, y का मान 6 होता, और चौथे ऑप्शन में मान लीजिए हमको दे देता y की वैल्यू -7/4 दे देता, और यहाँ पे x का मान हमारे पास y की वैल्यू 7/4 और x का मान अगर हमको दे देता 1/8, तो हम कैसे चेक कर दें कि हमारे छोटे से समय में और आसानी से आंसर आ जाए, हमको इतना बवाल लगाना भी ना पड़े। तो देखिए क्या होगा और कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। फिर आपके पास बहुत जल्दी से ऑप्शन होगा। ऑप्शन का मतलब ये होगा कि आप इन ऑप्शन के माध्यम से तब आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो देखिए मान लीजिए इसको हमने रख दिया, अपने किसी एक समीकरण को उठाया जो सुविधा अनुसार समीकरण हो, मान लीजिए ये सुविधा में है तो इसमें रख दे, या ये सुविधा में है इसमें रख दे। चलिए हम पहले में अगर मान लीजिए इस मान को उठा के रख दें, तो आपको करना यही है, बहुविकल्पीय का मिले आप जो भी ऑप्शन हो उसको उठा के एक रख लीजिए, और दोनों पक्ष अगर बराबर हो जाए तो तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब आप इसके मान को यहाँ रखिए, जैसे मान लिया x का मान 4, y का मान 3/2, समीकरण 1 में जल्दी से रख लेते हैं, और रफ में करना है आपको, कहीं क्लियर में करना भी नहीं। 4 का मान अगर देखिए x का मान 4 था, 4 रख लिया, और यहाँ y का मान 3/2 है तो यहाँ 3/2 रख लिया, प्लस में 3 है, बराबर में 0 है, हमने देखा 2 से 2 काटा तो 4 4 16, और प्लस 3 और प्लस 3 आया, देखो ये ना कटेगा ना 0 बनेगा, बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आएंगे तो दूसरा ऑप्शन जैसे यहाँ पे रखा तो ये 4 है, दूसरा हमें दिया गया -5/2 दिया गया है, और प्लस में इसके बाद हमारे पास दिया गया 2, और y का मान दिया गया 5, और प्लस में हमने रखा 3 बराबर 0। तो देखिए 2 से ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 यानी -10, और प्लस 5 दूनी तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। देखो 10 + 10 + 10 तो कट गया, लेकिन 3 बराबर 0 नहीं होगा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। हम तीसरे पे आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे रख दें तो देखो 4 और गुणे में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 और गुणे में 6 हो जाएगा, प्लस में 3 बराबर 0 हो गया, 4 दूनी ये 8 हो गया, प्लस 6 दूनी 12 हो गया, और प्लस में 3 बराबर 0, देखो ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब जब 3 ऑप्शन कट ही गए हैं आपके पास, तो चौथा ऑप्शन आपके पास पूरी तरीके से सही होगा। तो आप 2 मिनट में या 1 मिनट में या कम समय में आप बहुविकल्पीय के क्वेश्चन को इस प्रकार से टच कीजिएगा, और आप ऑप्शन के माध्यम से रख करके चेक कर लीजिएगा, और जब आप में लिखने के लिए आएगा तो हमने तरीका बता दिया है, आप लिखिएगा उसी तरीके से लिखिएगा। तो ये था आपका हमारे पास विलोपन विधि, और हमने आपको बाकी भी बता दिया कैसे निकालेंगे, इस पे हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे किस प्रकार से होगा। हम कल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, और उससे हम सवाल के आंसर को कैसे लेकर के आते हैं, उस पे कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।